नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। हफ्ते का आखिरी दिन, आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी है, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज दैट यू कैन यूज एंड न्यूज दैट यू शुड एंड ऑट टू यूज, क्योंकि ये आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं अनिंदो चक्रवर्ती जुड़ चुके हैं। और अनिन, आज की बड़ी खबर, और ये थोड़ा समझाना पड़ेगा दर्शकों को, लेकिन ये बहुत ही अहम खबर है और इसके दूरगामी परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था के लिए होंगे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस इसे छाप रहा है, वोडाफोन विंस 22,000 करोड़ रेट्रो टैक्स केस अगेंस्ट गवर्नमेंट। 22,000 करोड़ का ये मामला है। थोड़ा अभी और समझाता हूं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने कहा है, वोडा विंस आर्बिट्रेशन इन 20,000 करोड़ टैक्स केस, गवर्नमेंट सेज इट विल कंसिडर ऑल ऑप्शंस इंक्लूडिंग लीगल रेमेडीज। इंडियन एक्सप्रेस क्या कह रहा है? इंडियन एक्सप्रेस की भी मैं हेडलाइन बता दूं, 22,100 crore tax, Hague courts backs Vodafone, government eyes legal options। अब ये एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है द हेग में। उसने कहा है कि जो सरकार 22,000 करोड़ का टैक्स, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा रही थी वोडा पर, वो गलत है। ये 2007 की डील है। अब बिल्कुल आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में समझाइए इसके मायने क्या है, ये थी क्या, दिक्कत क्या थी? बेसिकली जो है, वोडाफोन ने खरीदा, तब सबसे पहले जो हुआ था कि भारत में हचिसन वाम्पोआ ने, जो कि शायद ली का-शिंग की कंपनी थी, उन्होंने एसआर के साथ वो पार्टनरशिप में आए थे हमारे यहाँ पे। आपको याद होगा कि हच एसआर बोल के हाँ। सर्विस आती थी एक। तो उन्होंने पहले एसआर का जो पार्टनरशिप का पार्ट था उसको खरीद लिया था। मुझे जितना याद है, ये बहुत पुराना टाइम का है, लेकिन उस टाइम में मैं बिजनेस चैनल में काम करता था, इससे थोड़ा बहुत याद है। मुझे लगता है $5.5 मिलियन या ऐसा कुछ देकर उन्होंने एसआर का जितना शेयर है वो ले लिया था। फिर उन्होंने बहुत सारे, जैसे अनिलजीत सिंह जी हैं जो कि मैक्स के शायद उन्होंने स्टार्ट किया था, बाद में वो भी उन्होंने बेच दिया। उन्होंने अपना जो लाइसेंस है वो बेचा था। तो ये सारा मिलाकर हचिसन वाम्पोआ ने फिर ये सारा वोडाफोन को बेच दिया। वोडाफोन को बेचा, और उनका कहना था कि भारतीय सरकार ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि आपने जो ये बेचा है वोडाफोन को, इसका टैक्स डिडक्ट करके क्यों नहीं बेचा आपने? क्योंकि इसका जो एसेट है वो तो भारत में बैठा हुआ है, आपने टैक्स क्यों नहीं डिडक्ट किया? हचिसन वाम्पोआ का कहना था कि हमने जितना खरीदना था वो तो भारत से खरीद लिया है, हम किसी भारतीय एंटिटी को नहीं बेच रहे हैं, और हम भी हांगकांग में बैठे हुए हैं। तो हम, ये जो डील चल रहा है, ये हांगकांग और यूके का डील है, एक पीएलसी कंपनी का डील है, और इसलिए भारत में जो एसेट है या कंपनी है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये केस हाई कोर्ट में गया था। हाई कोर्ट ने, शायद बॉम्बे हाई कोर्ट था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट गया 2007 में। बॉम्बे हाई कोर्ट गया था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने, मुझे जहां तक याद है, डिसमिस कर दी पिटीशन। 2010 में वोडा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बिल्कुल, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी शायद कहा था कि कोई थोड़ा बहुत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का राइट है स्क्रूटिनी का, और कुछ ले सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हचिसन वाम्पोआ और वोडाफोन के फेवर में इसको नहीं, जो वोडाफोन को जो नोटिस दिया गया था 2007 में, उसको खारिज करने के लिए याचिका दाखिल की बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया कि नहीं भैया, टैक्स दो। फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच बिल्कुल, गए। टैक्स दो या थोड़ा बहुत आपको देना पड़ेगा, आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर वोडाफोन के फेवर में ये डिसीजन लिया कि आप, ये एसेट इंडिया में हो सकता है, लेकिन ट्रांजैक्शन बाहर हो रहा है, इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है। इसमें इंडिया इसमें मांग नहीं सकता पैसा। मतलब मोटा मोटा 2007 से लड़ाई चलती रही, 2016 में आकर 22,100 करोड़ की डिमांड मांग ली। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एक छोटा सा इनकम टैक्स एक्ट में प्रणब मुखर्जी ने चेंज किया था।
हाँ। और उस चेंज में जो कि अचानक, मुझे याद है हम लोग एंकरिंग कर रहे थे उस वक्त, शायद मेरे कॉलीग उस वक्त विक्रम चंद्रा थे, और हम लोगों ने जब देखा तो ये अचानक कोई थे शायद अर्नस्ट एंड यंग के, उन्होंने कहा कि ये चेंज हुआ है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्टर सबसे पहला वोडाफोन का है, उससे पहले किसी को पता नहीं था। और ये अचानक पता चला कि ये रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया गया, हाँ, लॉ को चेंज कर दिया गया ताकि सुप्रीम कोर्ट की जो रीडिंग है उसको वो लागू ना रहे। और जब ये बजट में हुआ, फाइनेंस बिल पास हो गया, ये तो एक 2012 की तरीके बात से कर रहे ये, हैं आप। सुप्रीम हाँ कोर्ट बिल्कुल, का तो जब ऑर्डर आने वाला था, सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दिया। हाँ, और इसका एक जो हुआ कि आप कह सकते हैं ये पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया, क्योंकि फाइनेंस बिल जब पास होता है एक तरीके से संसद इसको पास कर रहा है, यानी कि ये कानून बन गया है। अब आप याद करेंगे उस तरफ उस टाइम पे अरुण जेटली जी ने कहा था कि ये टैक्स टेररिज्म है, और बाद में भी जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बनकर आए थे उन्होंने कहा था कि इस तरीके का रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और अगर ये, लेकिन उन्होंने बदलाव नहीं किया, क्योंकि 20,000 करोड़ 22,000 करोड़ कौन छोड़ना चाहता है, कौन सरकार छोड़ा है। तो देखिए, अब क्या एक होगा? अब हरीश साल्वे जो वोडा के वकील रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि भैया अब होपफुली मैटर सेटल हो गया है, सरकार भी अगर अपील भी करेगी तो वो करती है कि नहीं करती है, ना करने पर कितना नुकसान होगा, ये सारी अभी देखने वाली बात होंगी। लेकिन इसके अंतर्राष्ट्रीय रैमिफिकेशंस क्या होंगे? भारत एक इन्वेस्टमेंट हब बनना चाह रहा है, चाहता है कि बाहर की कंपनियां निवेश करें। ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स एक रेड हेयरिंग था। बिल्कुल, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ऑन इट। क्योंकि आप देखिए एक तरीके से मेरा स्टैंड इस पे ये है कि दीपा कि आप अगर देखें कि कोई भी बिजनेस आप करते हैं, है ना, आपको एक लेना पड़ता है कि आगे के दिनों में मुझे इस टैक्स रेजिम में ऐसे काम करना पड़ेगा, टैक्स बदलेंगे, ज्यादा टैक्स देना हो सके, लेकिन पिछले, इससे पहले मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका अगर लॉ चेंज कर दिया जाए तो फिर तो मेरा कोई इन्वेस्टमेंट का मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि मैं आगे का इन्वेस्टमेंट तो उसी बेसिस पे करता हूं ना कि मेरे पास कितना पैसा है, कितना। अगर अचानक आपने पिछले ड्यूज लॉ बदल के कह दिया कि आपको अब पुराने ड्यूज देने पड़ेंगे, है ना, आज अगर कहा जाए हम लोगों को कि 2010 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सबका इनकम टैक्स रेट 40% हो गया है, तो हमने तो इसका कोई प्रोविजन नहीं किया है। हाँ, हाँ, तो एक तरीके से अब ये देखना होगा सरकार अपील करती है कि बात खत्म हो जाती है यहाँ पर। इससे एक बड़ा सरकार अपील संकेत भी करे, जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सरकार अगर अपील करेगी तो मुझे लगता है कि पूरी तरह अपील नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप आर्बिट्रेशन कोर्ट को मानते, खैर सरकार, भारत सरकार का पोजीशन इसमें थोड़ा सा एम्बिवेलेंट रहा है, क्लियर नहीं रहा है कि क्या हम किसी, जनरल पोजीशन रहा है सरकार का कि जो लॉ भारत की संसद पास करती है उस पे कोई इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन नहीं हो सकता। तो इसमें इंडियन एक्सप्रेस ने arbitration एक जो खबर भी छापी हो, है ऑन गवर्नमेंट हाँ, में हैव टू शेल आउट 85 crores इफ इट डिसाइड्स नॉट टू अपील। ये 45 करोड़ टुवर्ड्स टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम वोडाफोन ग्रुप एंड 40 crores टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट चार्ज बाय हो ट्राइब्यूनल। सकता है वोडाफोन वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज करके कहे कि नहीं नहीं हम ये 85 हम दे देंगे भैया, पर ये 22,100 करोड़ मत 22,000 मांगो। करोड़ आप छोड़ दीजिए, है ना। हाँ। तो ऐसे केसेस काफी हुए हैं जिसमें जो टैक्स अवार्ड हुआ है वो कॉर्पोरेट के फेवर में भी गया है। जैसे मुझे याद है कि शायद आईटीसी का एक केस था जिसमें आईटीसी जीती थी केस में, सरकार ने कोई 950 करोड़ रुपए या ऐसा कुछ मांगा था, मुझे हाँ, मांगा एग्जैक्ट था। डिटेल याद। 1996-97 की बात है, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी हाँ, और राइट। आईटीसी ये केस जीती थी, बहुत सालों बाद जीती थी, शायद 9-10 साल बाद जीती थी, लेकिन जीती थी। आज भी लेकिन बात यह है कि क्या आप संसद के किसी कानून को कोई इंटरनेशनल कोर्ट के हवाले कर सकते हैं? यानी कल क्या कोई इंटरनेशनल कोर्ट आपको कह सकता है कि आपने ये जो बदला है ये भी हम बदलने नहीं देंगे? हो सकता है। नहीं, तो आपने ये अहम पॉइंट उठाया है। संसद सार्वभौम है, हमारी सॉवरेनिटी सबसे ऊपर है। ये कोई इंटरनेशनल कोर्ट हमारी संसद को ओवररूल थोड़ा कर सकता है। हाँ, ये तो एक बेसिक सी बात। सवाल ये है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल मूव था, कोर्ट में किसी ने इसको उठाया है या नहीं, और दूसरा है कि मोदी सरकार ने आकर इसको बदला नहीं। हो सकता है, कहा तो था उन्होंने कि वो कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के खिलाफ है, लेकिन जैसे मैंने कहा 22,000 करोड़ रुपए कौन छोड़ेगा। तो सरकार शायद सिंगापुर में कोई कोर्ट है वहां पे जा सकती है, लेकिन वो भी लिमिटेड अपील होता है इंटरनेशनल। एक बार हेग का जो
आर्बिट्रेशन केस डील वर्डिक्ट आ जाए तो अपील आप कर सकते हैं, लेकिन सारे पॉइंट पे नहीं कर सकते, कुछ टेक्निकल ग्राउंड पे कर सकते हैं। तो अब एक और अहम खबर ऑनन, ये हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ी, हम लगातार आपके साथ भी ये डिस्कस कर चुके हैं, लगभग एक सेकुलर सी ट्रेंड पकड़ी है सब रेटिंग एजेंसीज ने -10% की, कि विकास दर इस साल वित्तीय वर्ष 2021 में लगभग -10% से कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर प्रिडिक्ट्स इंडियाज जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट 9% इन FY21, और यहां पर इन्होंने रेटिंग जो है वो BBB माइनस वो मेंटेन की है, मतलब स्टेबल आउटलुक है। अब स्टेबल को भी थोड़ा समझा दें, हम दरअसल एक पायदान ऊपर हैं जंक स्टेटस से, उसी को मेंटेन किया है। ये इसको कैसे समझाएंगे आम दर्शक को? मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा सरकार को लीवे मिल रहा है, थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है कि वो खर्च कर सकते हैं, क्योंकि डर हर सरकार का रहता है कि कोई रेटिंग एजेंसी हमको डाउनग्रेड ना कर दे। क्योंकि रेटिंग एजेंसी डाउनग्रेड करने से क्या होता है, जब हम स्टॉक मार्केट में विदेशी पैसा आता है दीपक, तो उसमें एक चीज होता है जिसको कंट्री रिस्क कहा जाता है। तो आप देखते हैं कि हो सकता है कि इंडिया में अगर मैं यूएस में पैसे लगाऊं मार्केट में, मेरा 10% रिटर्न है, अगर मैं इंडिया में लगाऊंगा तो मेरा 15% रिटर्न है ना? तो इंडिया में लगाऊंगा, लेकिन मैं तो डॉलर को रुपये में बदल रहा हूं। आज अगर डॉलर और भी स्ट्रांग हो गया तो वापस जब मैं डॉलर को वापस पैसे में लाऊंगा, है ना, तो हो सकता है उतना ही रिटर्न आए। जैसे कि आज अगर मैं 50 रुपए में $1 को 50 रुपए में बदलकर इंडिया में लगाता हूं, मैंने उस पे 100% गेन कर लिया, मेरा 50 रुपए 100 रुपए हो गया। लेकिन उस तरफ अगर डॉलर भी 100 रुपए हो गया तो मैं तो वापस एक ही डॉलर ले जा रहा हूं, कोई तो फायदा नहीं हुआ फिर मेरा। तो इसलिए देखा जाता है कि किसी ये जो एक्सचेंज रेट है वो उसको मेजर करने के लिए एक कंट्री रिस्क असाइन किया जाता है, और वो कंट्री रिस्क ज्यादातर ये जो रेटिंग एजेंसी जो रेटिंग देते हैं उसी के बेसिस पे कंट्री रिस्क को ऐड किया जाता है। और उसी पे जब रेटिंग गिर जाता है, बहुत सारे जो हम विदेशी पैसा देखते हैं ना जो आता है, उसमें कोई असली ह्यूमन चेहरा उस पे पीछे नहीं होता है, सही वो एक बात है। कंप्यूटर है। हाँ। उसका जब कंट्री रिस्क बढ़ जाता है, उसी उतना ही पैसा निकल जाता है ऑटोमेटिकली, उसको कोई रोकता नहीं है। वो कंप्यूटर में डला हुआ है, एक एल्गोरिदम पैसे डाल रहा है ना? तो इसीलिए सरकार को डर रहता है कि पैसा निकल जाएगा, रुपया और वीक हो जाएगा, ये सब डर रहता है। मुझे लगता है कि स्टेबल रखने से, कंटिन्यू करने से, उसी करने तो मतलब सरकार अभी थोड़ा सा भरोसा खर्च कर सकती है। बराबर है। अंतर्राष्ट्रीय खर्चा कर एजेंसियों की सकती बात है। करें तो भारत की अर्थव्यवस्था में अभी भरोसा बरकरार है, ये बिल्कुल। अपने आप में एक अच्छी खबर है। लेकिन अब ये अच्छी देखिए, हम देश में अब ये संक्रमण काल है, संकट काल है, कोरोना के चलते और चीनी गुस्ताखियों के चलते जिस तरह से वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, और 20 हमारे सैनिकों की हत्या भी कर दी 15-16 जून को, तो हमने बैन कर दी थी एप्स। अब खबर क्या है, इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है बैंड चाइनीज एप्स री एंटर इन न्यू अवतार्स। अब वो नए अवतार में आ रही हैं। एग्जाम्पल दिया गया है टेंसेंट बैट, जो ये बैट है ना, वो मतलब चमगादड़, बाइडूज, अलीबाबा और टेंसेंट, जो ये इनका एक ग्रुप है ना, जो वो फैंग, फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और गूगल के खिलाफ चीन ने ये खड़े किया हुआ, ये चमगादड़, उन्हीं में से एक कंपनी ने अब स्नैक वीडियो लॉन्च कर दिया है, विच इज वेरी सिमिलर टू क्वाई, जो एक बैन की गई थी ऐप। तो मतलब घूम फिर कर बात वही, ढाक के वही तीन पात होते दिख रहा है क्या? देखिए, ये रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि आपने इतने सारे चाइनीज, जैसे आपने कहा टेंसेंट है, अलीबाबा है, ये सारे जो कंपनियां हैं, इन्होंने इतने सारे भारतीय कंपनियों में पैसा डाल रखा है, उनको तो आपने बैन नहीं किया। हाँ, आप सब नहीं कर स्टार्टअप्स में, ज्यादातर स्टार्टअप्स में इनका पैसा है, इनका पैसा है ना? ज्यादातर स्टार्टअप में इतना पैसा है, आप अगर कहेगी ये पैसा निकाल लो तो वो स्टार्टअप खत्म हो जाएंगे, है ना? तो आज कोई कहीं किसी साइट, किसी देश से, मॉरिशस से आप कोई कंपनी खोल के टेंसेंट या अलीबाबा इस पे पैसा लगा, जैसे आपने बैट का, ये 3 बड़ी कंपनियों ने अगर पैसा लगाकर उसको इस साइट पे डाल दिया, तो आप कैसे रोकेंगे? लगातार आप ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि गूगल प्ले स्टोर और उनको कि हम
इंडिया में कौन सा ऐप इंट्रोड्यूस हो रहा है सारा हम मॉनिटर करके देखेंगे, लेकिन वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है। हाँ, उसमें आप बहुत सारे ऐप्स को उससे प्रॉब्लम होगा, तो ये होता रहेगा, आप बैन करते रहेंगे, ये आते रहेंगे। मुझे लगता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। चाइनीज कंपनियां कितने प्राइवेट हैं, कितना चाइनीज सरकारी पैसा है, कितना चाइनीज बहुत पब्लिक ओपेक सेक्टर सिस्टम का है उनका, बहुत ही सिस्टम ओपेक है। और इसको पता करना बहुत ही मुश्किल है बिल्कुल, कि बिल्कुल कितना सही कह पैसा रहे हैं। बैंक दे रहा है, कौन दे रहा है। आप देखिए, इससे लड़ने के लिए आपको जितना खर्चा करना पड़ेगा, मुझे लगता है उसका कोई मतलब ही नहीं है। दो क्योंकि खबरें ऐप और रोकने 2 से ही क्या मिनट होगा? बची हैं ऑनन। हाँ, बिल्कुल डेडलाइन है 2 मिनट की। बिल्कुल। एक और खबर, अब ये चाइना से ही जुड़ी है, इस पे एक क्रिस्प कमेंट चाहूंगा आपका। टेलकोस टेक क्लियर ऑफ चाइनीज गेयर मेकर्स फॉर 5G। अब देखिए 5G में हम आने वाले हैं। अब वोडाफोन आइडिया, वी हो गया, जियो की बात हो, एयरटेल की बात हो, और वो ज्यादातर माल सप्लाई कौन कर रहा था? हुआवे जैसी ये जो चाइनीज कंपनियां हैं, बिल्कुल। वो हमें दे रही थी। अब ये वी भी, जियो, एयरटेल, BSNL के साथ जुड़ गया है कि भाई यूरोपियन कंपनियों से लेंगे। तो हाँ। इसमें लैग आएगा 5G के इंप्लीमेंटेशन को लेकर। 5G पूरे देश में, 2G भी चल रहा है वो अलग बात है, लैग पर आ 5G सकता है। आने में देरी हो सकती है क्या इसके चलते? संदीप, और लैग तो कॉस्ट आ सकता बढ़ेगी है, क्या? लैग तो आ सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये केयर लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप यूरोप में बहुत सारे लॉज लगे हुए हैं, है ना, कि अगर वो लॉज वायलेट हुए, जैसे कि अगर आप प्रूव कर सके कि कोई सिक्योरिटी एजेंसी इस कंपनी के साथ जुड़कर दूसरे सरकार कंट्री में घुस रही है, तो कुछ रिड्रेसल आपके सामने है। ये एक प्रेस है, कुछ मैं बोल रहा हूं, ये कम है लेकिन कुछ हैं। लेकिन चाइनीज कंपनी में कौन सा, किसमें क्या डला हुआ है, कैसे आपका वो पूरा सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, इसको जानना आज के बेसिस पे संभव नहीं है, क्योंकि ओपेसिटी बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है कि इसके लिए अगर लैग हो तो लैग होना जरूरी है, कुछ कर नहीं सकते। आखिरी खबर, इंटरेस्टिंग खबर है। इन फ्लाइट सर्विसेज एट 20,000 फीट एंड अबव सेज जियो। अब जियो क्या कह रहा है? इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात है, 20,000 फुट से ऊंचाई पर, और वो सारे विमान एक बार टेक ऑफ के बाद 20,000 से ऊपर जाती हैं, 30-35,000 तक जाते हैं। तो अब अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट, आप यूरोप जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, 7 घंटे, 8 घंटे, 16 घंटे की सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं, तो अब आप वॉइस कॉल कर सकते हैं। इन फ्लाइट वॉइस कॉल होगी, SMS होगा, डेटा सर्विसेज आपकी अवेलेबल होंगी। तो ये इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए अच्छी खबर, मेरे ख्याल से डोमेस्टिक में भी आ जाएगा फिर थोड़े दिनों में। हाँ, बिल्कुल अच्छी खबर है, क्योंकि नहीं तो आपको ज्यादातर पैसे देने पड़ते, कोई कॉल करने के लिए वो काफी एक्सपेंसिव होता है। और थोड़ा बहुत आप मैसेजिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्री, बहुत सारे फ्लाइट्स में आपको कुछ MB फ्री मिलता है आजकल, जिन फ्लाइट्स में इंटरनेट है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में, वो आप मैसेजिंग वगैरह कर सकते हैं। हाँ, इससे फायदा जरूर होगा, क्योंकि पहले ये मुझे लगता है 9/11 के बाद US में बैन हुआ था, उससे पहले, क्योंकि आप जानते हैं 9/11 पे भी लोग फोन कर रहे थे कि हमारा फ्लाइट टेक ओवर हो चुका है, हम मरने वाले, तो उस टाइम पे था। उसके बाद ही ये बंद हुआ है। सवाल ये है कि क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश में लैंडिंग के टाइम, आपको लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पहले बंद करने पड़ते थे। हाँ। अभी शायद ये अलाउ कर दिया गया है कि आप जब लैंड कर रहे हैं, आप सीधा वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिना बंद किए आप कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो आगे चला गया है, उसमें शायद इंटरफेरेंस नहीं होता है, यही मुझे लगता है ये अलाउ किया गया। तो हाँ, ये ये एयर ट्रैवलर्स के लिए एक अच्छी खबर, हिंदुस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर भी, जब लोग ट्रैवल कर पाएंगे तब। जब ट्रैवल, ये भी सही बात है। आज की खबरों को आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में आनंद समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।